दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि आपको जेकेएसएसबी के आने वाले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। और उसी के साथ वो सभी स्टूडेंट्स जिनका आरआरबी का मेंस एग्जामिनेशन है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उन्होंने प्रीलिमिनरी क्वालिफाई किया है, उसका मेंस एग्जामिनेशन आने वाले समय पे है, वहाँ पे भी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये सीरीज़। किसी भी एजेंसी का कोई भी एग्जामिनेशन हो जहाँ कंप्यूटर अवेयरनेस जो है वो एक कंपोनेंट है या एक सब्जेक्ट है, तो उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि जितने भी कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उन सबको टच कर पाऊँ। और इस सीरीज़ में मेरी कोशिश है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो जेकेएसएसबी का है या बैंकिंग एग्जामिनेशंस है या एसएससी है, जहाँ पर भी ये सवाल कंप्यूटर अवेयरनेस के पूछे हैं, मैंने उन सभी सवालों को इस सीरीज़ में इंक्लूड किया है। दोस्तों मैं इसी के साथ आपको बता दूं कि जो भी हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के जो भी लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारी जो ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, विंग्स एक उड़ान, आप उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे पाओगे। और जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं ऐप के ऊपर प्रोवाइडेड हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी आपको एक वीडियो के ज़रिए आज या कल बता दिया जाएगा, तो वो भी हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल हो गई है। तो उसके लिए आपको एक वीडियो आज या कल आएगी, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। पहला सवाल पे आते हैं। देखो सवाल को करने से पहले मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी मैं क्वेश्चन रीड करूँगा, ऑप्शंस रीड करूँगा, 5 से 10 सेकंड आपको दूंगा और आप ट्राई करिएगा कि नीचे जो लाइव चैट सेक्शन है वहाँ पे आंसर करने का, और उसी के साथ फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका रियल आंसर क्या है विद एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई एप्पल। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शंस आर विंडोज़ 10, एंड्रॉयड, विंडोज़ विस्टा एंड मैक ओएस। तो मैं आपको समय दे रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में आइडिया नीचे बताइएगा। तो दोस्तों विंडोज़ 10 जैसे कि आपको पता है, विंडोज़ जो भी हैं वो सभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाई जाती है, तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई जाती है। एंड्रॉयड ये गूगल का प्रोडक्ट है। विंडोज़ विस्टा ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो मैक ओएस जो है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है फिर? डी। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी डी ऑप्शन को क्लिक किया है वो बिल्कुल सही है। चलें नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज रहेगी ये। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एनेबलिंग डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है या कनेक्शन है जो कि डाटा का ट्रांसफर एनेबल करती है दो अलग अलग नेटवर्क्स पे। क्या वो प्लॉटर है, जॉयस्टिक है, गेटवे है या फिर वो पाथ है। तो जिनको भी पता है इसके बारे में नीचे आंसर करिएगा, और जिन्हें नहीं भी पता एक्सप्लेनेशन समझिएगा, आपको आज के बाद इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो प्लॉटर है वो मैंने आपको जब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाया था वहाँ पर समझाया था कि प्लॉटर ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए काम आता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। जब भी आपने बड़े बड़े नक्शे, उनका आउटपुट डिवाइस आउटपुट निकालना है तो प्लॉटर के जरिए निकलता है। फिर जॉयस्टिक की बात की जाए, जॉयस्टिक जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, तो ये भी कोई एक मीडियम नहीं है जिससे डाटा ट्रांसफ़र हो। फिर बात की जाए पाथ, पाथ तो नॉर्मली एक रास्ता हो गया, चलो हम बोल सकते हैं कि एक रास्ते से ही डाटा ट्रांसफ़र होगा, बट द एग्जैक्ट आंसर इज सी, गेटवे। वाई गेटवे? बिकॉज गेटवे जो है ये एक ऐसा नेटवर्क मोड है जो कि कनेक्ट करता है टू डिफरेंट नेटवर्क्स को, जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे होंगे, उन डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है और उसी के साथ जो डाटा का ट्रांसफ़र है उसे अवेलेबल करता है वहाँ पे। तो क्या आंसर आया इसका? ऑप्शन सी। तो सी इज गेटवे। क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन थर्ड, विच इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। तो इसी का जो जवाब है ये तो आप सभी को देना ही चाहिए। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, सीडी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट आपको पता है सीडी जो है उसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो, हार्ड डिस्क पे आप डाटा स्टोर कर सकते हो, फ्लॉपी डिस्क उसमें भी डाटा का स्टोरेज होता है। बट प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर में तो आप कोई भी डाटा स्टोर नहीं कर सकते हो। तो क्या आंसर हुआ इसका फिर? क्वेश्चन थर्ड का ए, दैट इज प्रिंटर। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये पीछे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू। कह रहा है एक स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया सीपीयू के अंदर जिसमें सारा डाटा जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड इज कॉल्ड। मतलब ऐसी कौन सी जगह है सीपीयू के अंदर जो कि फास्ट डाटा की मूवमेंट करती है।
तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स को शायद इसमें लगेगा कि वो कैचे है, बट कैचे मेमोरी जो है मैं मानता हूँ वो फास्ट मेमोरी है, वो सीपीयू के अंदर नहीं होती है, वो सीपीयू से बाहर होती है। तो BIOS की अगर फुल फॉर्म में बताऊँ वो हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कैचे मैंने आपको बताया वो है नहीं है, ना ही इसका रैम है, इसका आंसर है रजिस्टर। रजिस्टर जो होते हैं ये स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज होते हैं जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं प्रोसेसिंग करने से पहले। तो इसका क्वेश्चन 4 का आंसर इज रजिस्टर। क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5, डैश इंश्योर्स secure transfer of data over an unsecure network such as the internet। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट जो है वो सिक्योर नहीं है, वहाँ पर आए दिन जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हैकिंग होता है, स्पूफिंग होता है, आपको मैंने बताया रैंसमवेयर है, फिशिंग है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ये एक ओपन नेटवर्क है। तो अब ये बोल रहा है कि किस चीज़ के ज़रिए आपका सिक्योर ट्रांसफ़र डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो मिसिंग है, एंड द 5th ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ई ऑप्शन है और वो है, आई होप आप ये रीड कर पा रहे होंगे, दैट इज़ क्रिप्टोग्राफी। तो 5th ऑप्शन ये है, एक्चुअली ये वहाँ से मिस हो रहा है। तो 5th ऑप्शन मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज़ क्रिप्टोग्राफी। तो दोस्तों हमें पता है कि एंटीवायरस जो है ये डाटा का ट्रांसफ़र थोड़ी ना सिक्योर करता है, ये जो भी डाटा हमारे पास है उसको सिक्योर करेगा। हैकिंग से तो हो नहीं सकता, वो तो नुकसान करेगा, क्रैकिंग भी नुकसान करेगा, स्पूफिंग भी नुकसान करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ई, जो कि मैंने अभी आपको बताया क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, बेसिकली डाटा को सेंड किया जाता है इस तरीके से कि आपने अगर किसी को भेजा है मैसेज, मान लीजिए माय नेम इज़ राहुल, बट वो डाटा जो है वो जब किसी मीडियम से गुजरेगा वो चेंज हो जाएगा, उसकी एनक्रिप्शन करके उसको चेंज किया जाएगा, क्रिप्टोग्राफी जिसे हम बोलते हैं। और इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस में समझाया है। और जब उसे पहुंचेगा वापस से वो उसी मोड में आ जाएगा जिस मोड में आपने उसे बोला है, तो उसको वही आंसर क्वेश्चन मिलेगा या वही मैसेज मिलेगा जो आप उसे भेजना चाहते हो, बट रास्ते में वो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो आप? मान लो आपने किसी को, अपने पापा को अपने अकाउंट डिटेल्स भेजनी है, पापा बोल रहे हैं अकाउंट डिटेल्स भेजो, मैं बेटा पैसे डालता हूँ। तो अगर आप अकाउंट डिटेल्स भेजोगे, रास्ते से अगर किसी हैकर ने वो अकाउंट डिटेल्स को ले लिया तो उसको हो सकता है वो नुकसान पहुँचा सकता है आपको। तो इसी के साथ क्रिप्टोग्राफी जो है उसके ज़रिए आप सारा डाटा जो है उसे सिक्योर ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी क्षमता कि वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को एक ही समय पे चलाती है। जैसे आपने मान लो विंडोज़ 10 में आप VLC प्लेयर भी यूज़ कर रहे हो, पीछे सॉन्ग्स भी सुन रहे हो, या आप एट द सेम टाइम 2-3 काम कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज़ मल्टीटास्किंग, सिंपल। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या आ गया? ए, मल्टीटास्किंग। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7th। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अ हैंड हेल्ड डिवाइस दैट अलोज यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर विदाउट टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ कीबोर्ड इज नोन एज। कोई भी हैंड हेल्ड डिवाइस, हैंड हेल्ड का मतलब जो आपके हाथ में आ सकती है, जो कि अलो करती है आपको कि आप कंट्रोल कर सकते हो आपके कंप्यूटर को, उसको इंस्ट्रक्शंस टाइप करके नहीं देनी, डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। कीबोर्ड के ज़रिए आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, तो वो कौन सी डिवाइस है? तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स सोच सकते हैं वो माइक होगी, माइक के ज़रिए आप, मैं मानता हूँ कि कुछ बोल सकते हो, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, बट आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। कंट्रोल तो होता है माउस के ज़रिए। तो माउस एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसके ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हो कंप्यूटर को। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 8th इज द मेन वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज। जो भी हमारी किसी भी वेबसाइट का मेन वेब पेज होता है या फिर जो फर्स्ट वेब पेज होता है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों मैंने बहुत क्लियरली ये बहुत बार बताया आपको, दैट इज़ होम पेज। क्योंकि होम पेज ही एक ऐसा पेज होता है जिस पे सारी डिटेल्स जो होती है आपकी वेबसाइट की वो दी होती है। बिकॉज वेबसाइट बनाने वाले को पता है कि भाई पहला पेज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं या मैक्सिमम कस्टमर्स जो हैं या वो आएंगे। अगर वो कस्टमर इन द सेंस कि अगर अमेजन की वेबसाइट है या किसी इंस्टीट्यूट की या किसी स्कूल की वेबसाइट है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, उनको पता है फर्स्ट पेज पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखनी है हमें। तो मेन वेब पेज जो होता है वो होम पेज होता है। होम पेज मीन्स फर्स्ट पेज। इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जाता है, द फर्स्ट वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज होम पेज। नेक्स्ट पे आते दोस्तों, यहां बोल रहा है व्हाट इज अ हाइपरलिंक। एक हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हाइपरलिंक क्या होता है। मैं आपको वक्त दे रहा हूं, ट्राई करिए।
तो दोस्तों हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने पहले भी जो भी पीडीएफ्स आपने ली है उनके नीचे ब्लू कलर का लिंक होता है, जिस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो। और जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट पे भी नीचे जो ब्लू कलर के लिंक्स दिए होते हैं जिनको आप क्लिक करते हो और दूसरे वेब पेज पे आ जाते हो, तो वो सब हाइपरलिंक्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, इट इज़ अ टेक्स्ट और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू अ न्यू डॉक्यूमेंट और पेज। यही इसका रियल आंसर है कि एक टेक्स्ट होता है या कुछ इमेज होती है जिसको क्लिक करने के बाद आप एक नए डॉक्यूमेंट या फिर एक नए पेज पे पहुंच जाते हो। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट पे आते क्वेश्चन 10th इज व्हाट इज अ टेक्निक यूज टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर्स। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके जरिए हमें कंप्यूटर्स में अनऑथराइज एक्सेस मिल जाएगा, जहां पे इंट्रूडर जो है या हैकर जो है वो मैसेजेस भेजेगा कंप्यूटर में एक एड्रेस के साथ, इंडिकेटिंग दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम ए ट्रस्टेड होस्ट। मतलब मैंने आपको कल ही ये पढ़ाया, आपको याद होगा जब मैंने स्पूफिंग समझाया था, और स्पूफिंग में मैंने बोला था कि डिफरेंट टाइप की स्पूफिंग होती है, ईमेल स्पूफिंग होती है, कॉलर आईडी स्पूफिंग होती है, आईपी स्पूफिंग होती है। तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए आपको एक मेल आनी थी sandeep@gmail.com से, SANDEEP, बट आपका जो हैकर है उसने क्या किया, SANDIP@gmail.com से आपको एक लिंक भेज दिया और एक मेल भेज दिया और आपको लगा कि ये तो आपके फ्रेंड से आई है। तो ऐसे में जो कुछ भी वहाँ पे आपसे वो मांगेगा आप उसको वो दे दोगे, प्रोवाइड कर दोगे। तो इसे बोलते हैं स्पूफिंग। और यहाँ पर स्पूफिंग का एक ही ऑप्शन है, थर्ड, दैट इज़ आईपी स्पूफिंग। स्पूफिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है? तो गाइस आगे चलते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर्ट, जो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप होते हैं ये पेज के साथ कौन सा कनेक्शन रखते हैं? ये पेज की ओरिएंटेशन होती है या लेआउट होता है या साइज होता है या फिर पेज का व्यू होता है? तो दोस्तों ये पेज की ओरिएंटेशन होती है। किसी भी पेज को आप किस तरह से रखना चाहते हो, ये उस तरह से भी ले सकते हो, या फिर ये अगर आप MS वर्ड हो गया या जो भी पावर पॉइंट हो गया वहाँ की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी ये होता है पेज ओरिएंटेशन। क्वेश्चन 11 का क्या आंसर आ गया? फर्स्ट ए, पेज ओरिएंटेशन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 12th, व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट्स एंड अदर्स कैन रीड एंड रिस्पॉन्ड टू दो स्टेटमेंट्स। ऐसी कौन सी वेब टेक्नोलॉजी है जो कि एक ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटी बना लेती है जहां लोग जो है वो स्टेटमेंट्स देते हैं और बाकी लोग उन्हें रीड कर सकते हैं, उनके जवाब दे सकते हैं? तो दोस्तों ये जर्नल नहीं होता है, पॉडकास्ट बिल्कुल नहीं होता है। पॉडकास्ट में क्या होता है, इस समय चल भी रहा है गूगल पॉडकास्ट बहुत सारा, इसमें कुछ लोग बैठे होते हैं आपस में बातचीत करते हैं और वो अपलोड कर देते हैं, आप उनकी बातचीत सुनते हो बस। ना ये ASP है, दिस इज़ ब्लॉग। बेसिकली ब्लॉग के ज़रिए लोग अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है या कुछ भी बातचीत आप लोगों तक पहुंचाते हैं, रैंडमली कुछ भी बात करेंगे वो तो, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेटिव भी हो वो, और आप उनका आंसर कर सकते हो। तो 12th का आंसर इज़ ब्लॉग। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट होती है, ये MS की बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट की, जो आप या वर्ड या पढ़ने जा रहे हो, या PPT अभी आने वाले समय पे आएगा वो। तो ये MS का एक क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि जब भी एक रो और एक कॉलम की इंटरसेक्शन होती है एक स्प्रेडशीट में, आपको क्या मिलता है? तो दोस्तों हमें मिलता है सेल। वो एक सेल होता है रो और कॉलम की इंटरसेक्शन पे। ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जहाँ पर आप डाटा को स्टोर कर सकते हो। सेल की शुरुआत होती है A1, A2, A3 इस तरह से। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, then credit card details and sometimes indirectly money by masquerading as a trustworthy entity in an electronic communication। कौन सा अटेम्प्ट होता है जिसमें आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकाल दिया जाता है, चाहे वो यूज़र नेम हो, पासवर्ड हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो, और वो अपने आप को बताता है कि वो एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी है एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। तो दोस्तों मैंने कल ही सेम यही डेफिनेशन के जरिए बताया था, दैट इज़ फिशिंग। फिशिंग के ज़रिए आपको पता है कि एक ट्रस्टवर्दी पर्सन वो दिखाता है अपने आप को और आपका नुकसान होता है। आपको डिफरेंट टाइप की जो फिशिंग मेल्स आती है, लॉटरी के मैसेजेस आते हैं, बैंक प्रोवाइडर से फेक नोटिफिकेशंस आती है और आपको लगता है कि ये रियल है, बट रियल नहीं होता वो। ऐसे में कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ज़रूर होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पूफिंग एंड फिशिंग। तो दोस्तों स्पूफिंग में मैं आपको बता रहा हूँ वो एड्रेस यूज़ करता है, फेक एड्रेसेस। मैंने बताया ना, जैसे संदीप वाली एग्जांपल दी आपको। तो मान लो आपको कॉल आना था किसी एक नंबर से, तो
जो हैकर या जो भी अटैकर है उसने एक ऐसा नंबर जनरेट कर दिया जिसका लास्ट डिजिट चेंज है, तो आपको लगेगा वो आप ही के फ्रेंड का कॉल है, तो वहाँ पर भी जो आपसे डिटेल्स मांगेगा आप शायद वो दे दो। दैट इज़ स्पूफिंग। स्पूफिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है आपके कंप्यूटर में कोई चीज़ डाउनलोड करने के बाद आपको नुकसान पहुँचाया जाए। फिशिंग में क्या होती है, नोटिफिकेशंस आती है, जो कि इस सवाल में मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर आ गया फिशिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द टर्म दैट रेफर्स टू एन एड हिडन इनसाइड सॉफ्टवेयर। ऐसी कौन सी टर्म है जो कि आपको बताती है कि ऐड मिलती है आपको सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट यू डाउनलोडेड फ्रॉम एन इंटरनेट साइट। तो आपको पता है एड्स जो है वो बेसिकली कहाँ से मिलती है, एडवेयर से ही मिलती है। जब भी आप ऑनलाइन होते हो, यूज़र एक ऑनलाइन होता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ एडवर्टीजिंग मटेरियल सामने आता है, एडवर्टीजमेंट सामने आती है, पॉपअप हो जाता है, तो दैट इज़ एडवेयर, वो एडवेयर की वजह से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो काइंड के साउंड इफेक्ट्स फाइल्स होती है जिन्हें आप ऐड कर सकते हो प्रेजेंटेशन में। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट पूरा जो टॉपिक है वो हमने पढ़ाना है अभी, तो मैं आपको बता दूं इसमें वो कौन सी दो फाइल्स होती है, .wav फाइल्स एंड .mid फाइल्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला ही है। अब इसे डिटेल में हम समझेंगे जब हम माइक्रोसॉफ्ट वाला जो चैप्टर है या कॉम्पोनेंट है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros एंड 1s इज कॉल्ड। एक स्ट्रिंग जिसमें 8 0 और 1 हो उसे क्या बोला जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज बाइट। बाइट जो है उसमें 8 बिट्स होते हैं ना, तो ये वही 0s और 1 का मतलब हो गया बिट्स। नेक्स्ट 18th इज देयर आर डैश यूनिक डिजिट्स अवेलेबल इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ कितने यूनिक डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल का मीनिंग पहले भी बताया 16, तो इट मीन्स इसमें 16 होंगे। आपको याद होना चाहिए कहाँ से, एक तो 0 से 9 तक होता है और उसी के साथ A से F तक होता है, तो ये 16 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 19, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग और एसेसिंग टू एन अकाउंट इज कॉल्ड। जब भी आप कनेक्ट करते हो किसी अकाउंट से या एसेस करते हो किसी अकाउंट को, उसे क्या बोला जाता है। तो दोस्तों वो लॉग इन, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लॉग आउट नहीं होता, ना ही वो साइन आउट होता है, साइन इन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें आप क्रिएट करते हो अकाउंट। एसेस करने की बात की जाए तो दैट इज लॉग इन। नेक्स्ट पे आते क्वेश्चन 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सिम जो आप अपने मोबाइल्स में भी यूज़ करते हो, दैट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सिम का फुल फॉर्म आ गया हमारे पास ऑप्शन आई थिंक सी वाला। और आपको मैं बता दूं 1991 में पहला सिम कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मुनिच स्मार्ट कार्ड मेकर, जो कि थी जिसेके एंड डेवरिएंट एक नाम था उसका। उन्होंने 300 सिम्स जो हैं वो एक फिनलैंड की एक फिनिश वायरलेस ऑपरेटर था रेडियो लिंजा, उनको दी थी, उनको बेची थी बेसिकली। तो 1991 में पहला सिम कार्ड आया था, मैंने बताया किसने लाया था, वो जेसेक एंड डेवरिएंट कंपनी थी जो स्मार्ट कार्ड मेकर कंपनी थी, और 300 सिम्स इन्होंने बेची थी। फिनलैंड की एक वायरलेस ऑपरेटर जो कंपनी है रेडियो लिंजा। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलोज यू टू वर्बली स्पीक विद समवन ओवर द इंटरनेट। किस टेक्नोलॉजी के जरिए आप किसी के साथ बात कर सकते हो वर्बली इंटरनेट के ऊपर। वर्बली मीन्स बात वर्ड्स के जरिए, चैटिंग नहीं बोल रहा मैं, कॉलिंग की बात की जा रही है, तो दैट इज VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी हमने डिटेल में समझा है। देखो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, नेट के ज़रिए कॉलिंग होती है। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, डाटा बैलेंस नहीं है, तो आप नेट के ज़रिए भी कॉलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। लाइन प्रिंटर की स्पीड जो है वो किस टर्म में स्पेसिफाई की जाती है। तो दोस्तों ऐसे कहीं कहीं आपको वो कैरेक्टर पर मिनट में भी मिलेगा, बट क्योंकि लाइन प्रिंटर है तो हम इसे लाइन पर मिनट की कैटेगरी में ही मानेंगे। तो इसका ऑप्शन आ गया ए। बहुत जगहों पे वो कैरेक्टर पर मिनट भी मिलेगा। तो दोस्तों इसे ऑल ऑफ दीज जो है वो नहीं लिया जाएगा, लाइन प्रिंटर है तो सिंपली लाइन्स पर मिनट स्पीड मानी जाएगी इसकी। नेक्स्ट पे आते, व्हाट डज RDBMS स्टैंड्स फॉर। ये बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक चैप्टर है DBMS, ये वहाँ से सवाल पूछा गया है। हालांकि आपके सब्जेक्ट में बताया नहीं गया है, फिर भी बहुत बार पूछा गया तो पढ़ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, दैट इज़ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आई थिंक ये फर्स्ट में दिया है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि लास्ट आपका एक टॉपिक बताया सिलेबस में एब्रीवेशंस, तो एब्रीवेशंस अगर दी है तो ये भी तो एक एब्रीवेशन ही हुई। विच इज़ कॉमनली यूज प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स ओवर एन नेटवर्क, एनी नेटवर्क दैट सपोर्ट्स TCP/IP प्रोटोकॉल। जब भी आपने फाइल्स का ट्रांसफ़र करना होता है तो किस प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। आपको पता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे हम बोलते हैं FTP, क्लाइंट से सर्वर तक या सर्वर से क्लाइंट तक,
ये फाइल का ट्रांसफ़र होता है, दिस इज़ FTP, ऑप्शन ए। व्हाट डज P2P स्टैंड्स फॉर? P2P बेसिकली ये भी आप क्लाइंट सर्वर के कनेक्शंस की बात की जाती है, हम नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा। दिस इज़ पीयर टू पीयर, तो पहला ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर पोस्ट अनवांटेड एडवर्टीजमेंट ऑन क्लाइंट्स कंप्यूटर? मतलब जो हम चाहते नहीं, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स कब आती है हमारे कंप्यूटर पे, किस सॉफ्टवेयर के जरिए? तो वो मैंने अभी बताया आपको, लास्ट क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, दैट इज एडवेयर। रिपीट इसलिए भी हुआ है क्योंकि 3-4 बार ये सवाल आए हुए। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्ट्रॉन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ मोर सूटेबल फॉर। फोर्ट्रॉन जिसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये किसके लिए सूटेबल है? तो दोस्तों ये सूटेबल है साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 28, व्हाट डज DRAM स्टैंड्स फॉर? तो DRAM जब आप रैम पढ़ोगे, मेमोरी पढ़ोगे, उस वहाँ पे SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? 2 सवाल रह गए हमारे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 29, वो सॉफ्टवेयर जो कि सीक्रेटली कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट वेब्स, जो वेब का क्लाइंट है उसकी इंटरनेट हैबिट्स। तो मैंने आपको बताया आपके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, आप क्या कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, क्या पासवर्ड्स हैं आपके, वो निगरानी रखने का एक ही सॉफ्टवेयर है जिसे हम बोलते हैं स्पाईवेयर। तो 29 का क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों हमारे पास, स्पाईवेयर। लास्ट पे आते, डैश इज़ अ सर्विस दैट अलोज ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक देयर ओन वेबसाइट। ऐसे कौन सी सर्विस है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं? तो भाई इसे बोला जाता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज़ बेसिकली अ सर्विस जो कि अलो करती है ऑर्गेनाइजेशंस को टू मेक देयर ओन वेबसाइट। तो दोस्तों ये थे आज के 30 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट थे और ऐसे ही हमारी कोशिश रहेगी कि एवरी अल्टरनेट डे आई विल पोस्ट अ वीडियो और अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग टॉप 30 MCQs ऑफ ये जो कंप्यूटर्स का है। 30 के साथ नेक्स्ट 30 पे भी हमें नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आज के लिए रखते इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।